गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ माधुरी आपका एमडी लो क्लासेस में। देखो, आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जुडिशियल रिव्यू, जिसे हिंदी में कहा जाता है न्यायिक पुनर्विलोकन, जिसे हिंदी में अपने कहते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन। देखो, दोनों ही वर्ड हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, बात करते हैं कि ये जो जुडिशियल रिव्यू है ये हमारे क्रिमिनल लॉज में या सिविल लॉज में, क्या इसके बारे में कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमारे प्रोविजन दे रखे हैं या नहीं, सारी चीजें मैं यहाँ पे आपकी क्लियर करने वाली हूँ विद केस लॉज। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। इस टॉपिक से रिलेटेड हमारा मेंस का एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि यहाँ पर आपका ये कंसेप्ट में क्लियर करूं। देखो, सबसे पहले हमारे पास एक वर्ड आता है रिव्यू। अब इस रिव्यू का मतलब होता है पुनर्विलोकन। अगर इसको तोड़ के आप पढ़ोगे तो देखो, व्यू, री का मतलब होता है फिर से, व्यू का मतलब होता है देखना। मतलब एक बार जो ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी है उसको फिर से देख लीजिए। मतलब अब देखो, ये रिव्यू जो है ये हम सिविल की बात करूं तो सीपीसी में हम पढ़ते हैं। अगर मैं क्रिमिनल की बात करूं तो बीएनएसएस में रिव्यू से रिलेटेड कोई प्रोविजन नहीं है, वहां पर सिर्फ हम रेफरेंस और रिवीजन पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो, मैंने कहा सीपीसी में तो हम रिव्यू के बारे में पढ़ते हैं, बीएनएसएस में नहीं पढ़ते। अब मैं सिर्फ यहाँ पे रिव्यू वर्ड को डिस्कस कर रही हूँ, मैं भी जुडिशियल रिव्यू पे नहीं जा रही हूँ। रिव्यू का मतलब मैंने आपको बताया पुनर्विलोकन, मतलब पुनः से अवलोकन करना, फिर से उस चीज के बारे में देखना। तो ये जो रिव्यू है ये कोई भी कोर्ट कर सकता है। अब जब भी कोई कोर्ट कोई डिसीजन देता है, उस डिसीजन के बारे में अगर कोई फर्दर अपील नहीं होती है तो वो कोर्ट जिसने अपना डिसीजन दिया है वो अपने ही डिसीजन को फिर से रिव्यू करता है, फिर से देखता है, तो ये होता है रिव्यू के बारे में। अब देखो, सिविल में पढ़ते हैं, क्रिमिनल में रिव्यू नहीं पढ़ते हैं। बट अगर मैं बात करूं जुडिशियल रिव्यू के बारे में, तो जुडिशियल रिव्यू के बारे में हम पढ़ते हैं 13 क्लोज 2, आर्टिकल 13 क्लोज 2 में हमें बताया जाता है जुडिशियल रिव्यू। अब ये जो जुडिशियल रिव्यू का प्रोसेस है, ये जो इम्पोर्टेंट है, ये हमने कहां से लिया है? अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। यहां से हमारा ये प्री और इंटरव्यू का क्वेश्चन बनता है कि जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट हमने कहां से लिया है, तो अमेरिका से लिया है। सेकंड क्वेश्चन प्री और इंटरव्यू का बनता है कि ये जो जुडिशियल रिव्यू है ये करने की पावर किसके पास है? तो हाई कोर्ट भी कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू, रिव्यू का मतलब मैंने आपको बताया फिर से चीजों को देखना। अब जुडिशियल का मतलब है कि यहाँ पे ये जो रिव्यू की पावर है ये या तो हाई कोर्ट कर सकता है या सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। अब जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि पार्लियामेंट ऐसे लॉज बना रही है जो हमारे फंडामेंटल लॉ से, फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्ट है, मतलब उनसे मेल नहीं खा रहा है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या कर सकते हैं? 13 क्लोज 2 में क्या कर सकते हैं? जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। मतलब कि उन जजमेंट्स के बारे में जो हमारे फंडामेंटल राइट से कोई मेल खा ही नहीं रहे हैं, उनको इनकंसिस्ट कर रहे हैं, असंगत कर रहे हैं, तो यहाँ पे उनका क्या किया जाता है? जुडिशियल रिव्यू किया जाता है। अब देखो, बात करते हैं व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू। अगर मान लो 2 नंबर की डेफिनेशन आती है तो हम इस जुडिशियल रिव्यू को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? देखो, जुडिशियल रिव्यू का मतलब है कि कोर्ट का पावर क्या है? जुडिशियल रिव्यू ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की पावर है कि किसी भी लॉ या गवर्नमेंट एक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल होने पर डिक्लेयर करना, कि जब भी कोई गवर्नमेंट या जब भी कोई सरकार ऐसा कोई स्टेप उठाती है, एक्शन लेती है जो हमारे फंडामेंटल राइट से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, तब यहाँ पे कोर्ट क्या करती है? इस जुडिशियल रिव्यू के बेसिस पे क्या करती है? एक्शन लेती है। इसका मेन पर्पस क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी को मेंटेन करना, कि हमारे फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन होता है, इसका ध्यान रखेगा कौन? या तो सुप्रीम कोर्ट रखेगी या हाई कोर्ट रखेगी। सुप्रीम कोर्ट हमारा
सर्वोच्च न्यायालय है, तो हमारे जब जब फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन होगा, मूल अधिकारों का हमारा उल्लंघन होगा, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, इस चीज को मेंटेन करती है, इस चीज को देखती है कि क्या किसी गवर्नमेंट के एक्शन से इस तरीके का कोई काम तो नहीं हो रहा है, तो इस चीज के बारे में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जांच करती है। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये इंश्योर करता है कि एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव बॉडीज अपने पावर को कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट के अंदर यूज कर रही है या नहीं कर रही। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स के अंदर यूज नहीं कर रही है, उससे बाहर जाकर कर रही है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या कर सकती है, इंटरफेयर कर सकती है उनके कामों में। जनरल रूल ये कहता है कि गवर्नमेंट के किसी भी एक्शन में, गवर्नमेंट के काम में जो जुडिशरी है, न्यायपालिका है, वो हस्तक्षेप नहीं करेगी। बट अगर गवर्नमेंट ऐसा कोई काम करती है जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट से बाहर जाके है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या कर सकते हैं, इस चीज के लिए एक्शन ले सकते हैं और इसका क्या कर सकते हैं, जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। अब देखो, जुडिशियल रिव्यू मैंने आपको बताया आर्टिकल 13 में पढ़ते हैं, जो कि जुडिशियल रिव्यू के कंसेप्ट के बारे में बात करता है। ये आर्टिकल हमें कहता है कि जब जब पार्लियामेंट, संसद ऐसा कोई लॉ बनाएगी जो हमारे फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्ट करता है, तो यहाँ पे क्या किया जा सकता है, उसको इनवैलिड डिक्लेयर किया जा सकता है। अब देखो, जुडिशियल रिव्यू का स्कोप बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू जब जब लेजिस्लेटिव ऐसा कोई एक्शन उठाती है, एग्जीक्यूटिव ऐसा कोई एक्शन उठाती है जो कि हमारे मूल अधिकारों के बारे में गलत या इनवैलिड उनको बनाते हैं, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात करती है। अब इस जुडिशियल रिव्यू के बारे में कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स भी है जो कि हमें मेंस में लिखने पड़ते हैं। अब देखो, बात करते हैं पहला केस, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, 1973 का केस है। इस केस में क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को एस्टेब्लिश किया था। कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट अपने पावर को बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट यूज नहीं कर सकती, क्योंकि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो लॉ में अमेंडमेंट कर सकती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन अमेंडमेंट उस लिमिट तक होगा जहां पर हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को, हमारे आधारभूत संवैधानिक ढांचे को किसी भी तरीके से न हिलाया जाए। तो यहाँ पर अगर मान लो कि पार्लियामेंट ऐसा कोई लॉ बना रही है जो कि हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को, कॉन्स्टिट्यूशन के आधारभूत ढांचे को थोड़ा भी टच कर रही है या हिला रही है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या कर सकती है, उस पॉइंट के बारे में, उस लॉ के बारे में इंटरप्शन कर सकती है। तो ये केशवानंद भारती का केस बहुत इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट बात करते हैं मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980। इस मिनर्वा मिल्स के केस में भी केशवानंद भारती के केस को सपोर्ट किया गया था, और इस केशवानंद भारती के केस को सपोर्ट करते हुए, फॉलो करते हुए कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्राइन है वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर जरूरी है। ये केस जुडिशियल रिव्यू के स्कोप को और क्या करता है, री इन्फॉर्म करता है। तो दोनों केस बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड केस बात करते हैं एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997। यहाँ पे जो मैं केसेस आपको बता रही हूँ, ये केसेस आपको मेंस के आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प करने वाले हैं। अगर यहाँ पे मान लो 3 या 3 से 5 नंबर का जुडिशियल रिव्यू का क्वेश्चन बनता है, तो डेफिनेशन, स्कोप, मीनिंग विद केस लॉज आप क्या कर सकते हो, इस 3 से 5 नंबर में अपना आंसर क्लियर कर सकते हो। तो एल चंद्र कुमार के केस में कहा था कि जो जुडिशियल रिव्यू है उसकी पावर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास रहेगी। ये केस क्लैरिफाई करते हैं कि जो ट्रिब्यूनल्स को जुडिशियल रिव्यू के एग्जेम्प्ट नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे इस केस में इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पावर है वो क्या कर सकती है, जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। इसके अलावा एक और केस था, श्रीमती इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण का केस था। इस केस में भी कहा कि जुडिशियल रिव्यू की शक्ति संकुचित होती है और उसे छीना जा सकता है, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू में केवल आप उसी लिमिट तक इस पावर को यूज कर सकते हो जब जब हमारे लॉज का वायलेशन हो रहा है। अगर मान लो ऐसा कोई काम किया जा रहा है जिससे लॉ का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, फंडामेंटल राइट का कोई कनेक्शन नहीं है, तो वहां पे जुडिशियल रिव्यू की इस पावर को क्या किया जा सकता है, संकुचित किया जा सकता है। अब देखो, अगर मैं बात करूं कुछ लिमिटेशंस
इसकी लिमिटेशन ऑफ जुडिशियल पावर, तो जुडिशियल रेस्ट्रेंट क्या है, इसकी एक लिमिटेशन पावर है। पॉलिटिकल क्वेश्चंस के बारे में भी क्या किया जा सकता है, जुडिशियल रिव्यू केवल तब किया जा सकता है जब ये हमारे लॉज को इनकंसिस्ट करती है। डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर भी क्या है, इसकी लिमिटेशन है। सेल्फ इम्पोज्ड भी क्या है, इस जुडिशियल रिव्यू की है। अवेलेबिलिटी ऑफ अल्टरनेटिव रेमेडीज, ये भी क्या है, इसकी लिमिटेशन है। अब देखो बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ जुडिशियल रिव्यू। देखो जुडिशियल रिव्यू हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी को क्या करता है, मेंटेन करता है, क्योंकि ये जो पावर है केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की है। कोर्ट इंश्योर करती है कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव बॉडी अपने ही एक्शंस में क्या करे, कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स के अंदर रहकर काम करे। इससे बाहर जाकर जब जब ये काम करेगी तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या करेंगे कि मैटर में इंटरफेयर करेंगे। तो ये कुछ केस लॉज मैंने आपको बताए हैं जो कि बात करते हैं जुडिशियल रिव्यू के बारे में। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। आर्टिकल 13 क्लोज 2 में जुडिशियल रिव्यू हम पढ़ते हैं। एक जुडिशियल रिव्यू हम आर्टिकल 137 में भी पढ़ते हैं। दोनों जो जुडिशियल रिव्यू है दोनों का मतलब अलग है। यहाँ पर जो हमारे पार्लियामेंट 13 क्लोज 2 में पार्लियामेंट ऐसे लॉज बनाती है जो इनकंसिस्ट है फंडामेंटल राइट से, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दोनों जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं 226 या 32 में। 137 में सुप्रीम कोर्ट ही क्या करती है, अपने ही ऑर्डर, जजमेंट, कंक्लूजन, डिक्री का क्या करती है, जुडिशियल रिव्यू करती है। जब उसे लगता है कि जो मेरा जजमेंट है इसमें मुझे फिर से पुनर्विचार करना चाहिए तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 137 में उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। तो 13 क्लोज 2 अलग है, 137 क्लोज 2 137 आर्टिकल अलग बात करता है। तो ये आज हमने जुडिशियल रिव्यू के बारे में डिस्कस किया था। आई होप मैंने कोशिश की है कि जुडिशियल रिव्यू के बारे में या ओनली रिव्यू के बारे में हमारे लॉज में क्या प्रोविजन दे रखे हैं वो आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर आपको एमडी लॉ क्लासेस के चैनल पे किस टॉपिक पर चाहिए उसके लिए आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं। प्लस डेली 7 PM की क्लासेस अगर आपने हिंदू लॉ की क्लासेस ज्वाइन नहीं की है यूट्यूब पर, तो हमारी यूट्यूब पर लाइव क्लासेस आती है 7 PM, वो ज्वाइन कर लीजिए। 8 PM पे भी अपनी भारतीय साक्ष्य अधिनियम लाइव चल रहा है BSA डेली 59 रुपीज की मेंबरशिप में। तो इस 59 रुपीज की मेंबरशिप से आप डेली 8 PM BSA भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आज के लिए धन्यवाद।